हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में आज हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन प्याजे, कोहेलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। तो इन तीनों के थियरीज से रिलेटेड हैं आज के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके। ठीक है, तो लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए, अगर आपने प्याजे, कोहेलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पे अगर आपने काम कुछ कर लिया तो आपके 5 से 7 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, अगर हम सीडीपी की बात करते हैं तो इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आते हैं किसमें, सीटेट एग्जाम में। तो बहुत कम दिन बाकी हुआ है, और ये एक क्विक रिवीजन भी आप समझ लीजिए, बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हम हमारा पहला क्वेश्चन जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है। यहाँ बात की जा रही है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये दत्त कार्य है। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, और थर्ड ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, और फोर्थ ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। तो देखिए, वाइगोत्स्की ने जिस सिद्धांत के बारे में बात करी थी, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर, सहयोगात्मक समस्या समाधान। देखिए, क्या होता है कि बच्चा जो है अपने पीयर्स के साथ, अपने समाज के साथ क्या करता है, एक सहयोग के द्वारा वो समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। यानी कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से प्रेरित है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का ये निहितार्थ है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहेलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में डैश चिंतन करते हैं। यानी कि कोहेलबर्ग ने जो दी थी ये नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहेलबर्ग ने दिया था। इसमें जो है इन्होंने तो देखिए, कोहेलबर्ग ने 3 स्टेज की बात करी थी। वो स्टेज कौन कौन से है, प्री कन्वेंशियल स्टेज और कन्वेंशियल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज। यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। अगर आपने कोहेलबर्ग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा कि कोहेलबर्ग से इंपॉर्टेंट जो थियरीज है उनको देख लीजिएगा जरूर से। कोहेलबर्ग की जो पूर्व परंपरागत स्तर है उसकी एज जो है वो 4 से 10 वर्ष है। कभी कभी एज पूछ ली जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और जो परंपरागत स्तर है उसका है 10 से 13 वर्ष, और 13 वर्ष से ऊपर की जो होती है वो उत्तर परंपरागत स्तर की होती है। तो कोहेलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में चिंतन, यानी कि राइट और रॉन्ग के बारे में कब चिंतन करता है बच्चा, संदर्भ के अनुसार, अलग चरणों में समान रूप से, अलग आयु में अलग तरीके से, या फिर अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर, अलग आयु में अलग तरीके से। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोहेलबर्ग ने कहा है कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, यानी कि जब बच्चा पहले स्टेज में होता है तो वो नैतिकता से उतनी ज़्यादा परिचित नहीं होता है, लेकिन वो जब दूसरे स्टेज में जाता है तो धीरे धीरे उसको नैतिकता का ज्ञान होने लगता है, और वो जो थर्ड स्टेज में जब पहुँचता है बच्चा तो वो पूर्ण नैतिकता से परिचित हो जाता है। यानी उसको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्या समाज के हित के लिए ज़रूरी है और क्या नहीं है। क्लियर। तो अलग आयु में अलग तरीके से, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए, ये प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्याजे। आप वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले देख लीजिएगा। तो प्याजे ने देखिए चार अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो जो इनकी लास्ट अवस्था थी वो क्या थी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, यानी कि संवेदी गामक अवस्था या फिर इसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ आपको बताना है औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल की जो अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। सामाजिक चिंतन, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन और अहम केंद्रित व्यवहार। तो देखिए जब ये लास्ट स्टेज है प्याजे की, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी वो बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचने लगता है। और यहाँ अगर इसके एज की हम बात करें तो ये 12 वर्ष से ऊपर की एज होती है। तो जाहिर सी बात है कि 12 वर्ष के होते होते बालक का जो मस्तिष्क होता है वो परिपक्व होने लगता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसके अनुभव बढ़ने लगते हैं, उसके समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, अमूर्त चिंतन, यानी कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है बच्चा। तो तीसरा जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग है क्या? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग है, अनुरूप शिक्षण है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के बारे में बताता है, या फिर पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति करता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्कैफोल्डिंग जो है वो जो है वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में इसको दिया था, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग जो होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी कि ये एक कह सकते हैं कि ये एडल्ट्स के द्वारा, यानी कि मोर MKO के बारे में मैंने बताया था कि जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है वो देता है एक अस्थायी सहारा, एक टेम्परेरी हेल्प आप कह सकते हैं, वो होती है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो जो ये सपोर्ट है ये लर्निंग में कौन देता है? आपसे जो ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति होता है, ये थोड़े से सहयोग की आपको ज़रूरत होती है। तो ये वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत के बारे में स्कैफोल्डिंग के बारे में चर्चा की है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे, कोहेलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनसे रिलेटेड जो थियरीज हैं उनको जाके आप जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, गलती से यहाँ एक एरिक्सन के सिद्धांत से भी क्वेश्चन आ गया है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था कौन सी है? आप कमेंट करके पहले बताइएगा कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत का नाम क्या है ये बताना है। किशोरावस्था, विद्यालयी अवस्था, बुढ़ापा या फिर वयस्कावस्था, ठीक है। तो देखिए एरिक्सन के सिद्धांत में जो परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था है वो कब कहलाती है? वो उसकी एज जो होती है वो स्कूल एज होती है, यानी कि विद्यालयी अवस्था। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, विद्यालयी अवस्था। ये स्कूल एज होती है, यानी कि 16 से लेके 12 वर्ष की अवस्था तक जो होती है, 12 से 16 वर्ष की जो अवस्था होती है वो स्कूल एज होती है, और इसी में परिश्रम बनाम हीनता होती है। क्लियर, ठीक है। तो ये विद्यालयी अवस्था है, 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें ये पाई जाती है परिश्रम बनाम हीनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सीटेट में पूछा गया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण होता है बच्चों में वो कब होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि वस्तु स्थायित्व होता क्या है, ठीक है। तो देखिए आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को आप परेशान करने के लिए कोई खिलौना उनके सामने रखते हैं और फिर उस खिलौने को आप छुपा देते हैं, पिलो के नीचे अगर आपने छुपा दिया तो बच्चा खिलौने को इधर उधर देखने लगता है, यानी कि एक उसके मस्तिष्क में जो एक खिलौने का फिगर होता है, एक इमेज जो होता है वो बन चुका होता है, ठीक है। यानी वो चीज़ों को ढूंढने लगता है कि आपने खिलौना कहाँ छिपाया हुआ है। यही होता है वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये किस अवस्था में ये होता है बच्चे में, ये पूछा गया है आपसे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण या फिर संवेदी प्रेरक चरण, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर होगा, संवेदी प्रेरक, यानी कि इसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने बच्चे के साथ अगर आप खिलौना खेल रहे हैं और खिलौने को आपने छुपा दिया है तो बच्चा फिर से खिलौने को ढूंढने लगता है। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो होता है, ये पहली स्टेज है प्याजे के अनुसार,
यानी कि प्याजे ने जो पहली स्टेज दी थी उसे ही हम क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। और इसकी एज के बारे में अगर हम बात करें तो जन्म से 2 वर्ष तक इसकी एज होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। देखिए अभी हमने बात करी थी कि इंद्रिय गामक अवस्था में क्या हो जाता है कि एक चीज जो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस वो विकसित हो जाती है। यहाँ आपको बताना है कि किसके साथ संबंधित है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करता है, सामाजिक मुद्दों के सरोकार से संबंधित है, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता से संबंधित है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है, या फिर तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता से संबंधित है। देखिए संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है, अगर इसके एज की बात करें तो 0 से 2 वर्ष की होती है, यानी बच्चा बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, छोटा जब बच्चा होगा तो वो आंख नाक, इंद्रिय गामक अवस्था इसको क्यों कहा गया, क्योंकि बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, आंख नाक कान इनके द्वारा बच्चा सीखता है। तो सामाजिक मुद्दों के सरोकार नहीं कर पाएगा और विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता भी उसमें विकसित नहीं हुई होगी। तार्किक रूप से वो समस्या समाधान, 0 से 2 वर्ष का बच्चा तार्किक रूप से कैसे समस्या समाधान कर पाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुकरण करेगा, स्मृति उसकी होगी और मानसिक निरूपण से वो चीजों को करना चाहेगा। ठीक है, तो वो देखिए छोटा जो बच्चा होता है, आप जैसा करेंगे आपका कॉपी वो बच्चा करता जाएगा। ठीक है, तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है इंद्रिय गामक अवस्था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा फिराकर पूछ लिया जाता है। तो जैसे ही आपने देखा कि तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करी जा रही है। क्लियर। लेकिन यहां पूछा गया है कि वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, आपको प्रारंभ करने की एज बतानी है, याद रखिएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अवस्था होगी। तो यहां जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, ये जो है तीसरी अवस्था, जीन प्याजे की ये तीसरी अवस्था होती है। इसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। याद रखिएगा, प्रारंभ करेगा मूर्त संक्रियात्मक में और चीजों को अमूर्त तरीके से सोचने की योग्यता आ जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक में। देखिए मूर्त संक्रियात्मक में ही बच्चा क्या करता है, 2 वस्तुओं के बीच तुलना करने लगता है, अंतर करने लगता है, समानता और असमानता को बताने लगता है और सही और गलत में वो भेद करना भी सीख जाता है। किसमें, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। कोहेलबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा, प्याजे के द्वारा और एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है, तो वो प्याजे ने की है। प्याजे ने 4 संज्ञानात्मक की 4 स्टेज बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्याजे की पहली स्टेज है, पहली अवस्था है जन्म से लेकर 2 वर्ष, यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था की यहाँ पे बात करी जा रही है। अभी हमने पीछे आपको बताया भी था कि पहली जो अवस्था होती है उसमें बच्चा क्या करता है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, आंख नाक कान इन सब के द्वारा वो सीखता है। किसमें, सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, और इसकी एज जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसे होता है, प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार। ए ऑप्शन, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। सेकंड है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है या फिर शिक्षक द्वारा पुनर्बलन
किया जाता है। ठीक है, तो पुनर्बलन की बात तो इन्होंने की नहीं है, पुनर्बलन स्किनर ने बात की है, तो ये तो आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ठीक है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता शिक्षार्थी कभी नहीं होता है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यानी कि प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ने बताया है कि बच्चा अगर सक्रिय रूप से सीखने की कोशिश करेगा, सक्रिय होकर, तो चीज़ों को वो बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, ये बताना है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकरण से, परिपक्व होने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ठीक, और इन्होंने इसमें बताया है कि समाज से बच्चा जितना इंटरैक्ट होगा उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ों को सीख सकता है। यानी कि अपने पीयर्स के साथ रह के, अपने समाज के साथ रह के बच्चा चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकता है, बेहतर तरीके से उसका विकास हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर कि वयस्कों, देखिए वाइगोत्स्की के बारे में अगर बात चल रही है, जहां वयस्क और समवयस्क या फिर समाज और सांस्कृतिक और भाषा ये सारी चीजें आती हैं, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पहले याद कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि प्याजे ने क्या कहा है कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से किस हिसाब से वो भिन्न होता है, ये इन्होंने बताने की कोशिश करी है। तो देखिए ए ऑप्शन है प्रकार और मात्रा में, मात्रा व प्रकार में, आकार और किस्म में, आकार और मूर्त परकता में। ठीक है, तो प्याजे ने बताया है कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से काइंड में डिफरेंट होता है। ठीक है, काइंड में यानी कि प्रकार में डिफरेंट होता है और मात्रा में बजाय मात्रा के। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि प्रकार में भिन्न होता है लेकिन बजाय मात्रा के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। यानी कि एक छोटी बच्ची है, वो कहती है कि धूप में क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी वो क्या कहना क्या चाहती है बच्ची, यानी कि उसके जो समझ है वो किस हद तक विकसित हो चुकी है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। अहम केंद्रित चिंतन, प्रतीकात्मक विचार, कार्य और कारण, या फिर विपर्य चिंतन। यानी कि जब बच्ची बोल रही है कि कपड़े धूप में सूख जाते हैं तो उसकी समझ कहाँ तक विकसित हो पाई है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कार्य और कारण जो होगा वो राइट आंसर, थर्ड जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्ची जो है वो कॉज एंड इफेक्ट दोनों के बारे में जानती है, कारण भी जानती है और उस कारण से क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बच्ची समझ चुकी है, इसलिए इसको पता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश के विचार से सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यानी समझ लीजिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। पावलाव के विचार हैं ये, स्किनर के विचार हैं, प्याजे के विचार हैं, या फिर वाइगोत्स्की के विचार हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, बच्चों को अगर नन्हा वैज्ञानिक किसी ने कहा है तो वो कौन है, प्याजे महोदय हैं। ठीक है, जीन प्याजे ने बच्चों को क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। इनका मानना है कि बच्चा जितना ज़्यादा अपने आप से सीखना चाहेगा, वो जितनी ज़्यादा जांच पड़ताल करेगा, एक सक्रिय निर्माता इन्होंने बच्चे को कहा है और नन्हा वैज्ञानिक कहा है। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की ने अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में लैंग्वेज को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है, लैंग्वेज को। ठीक है, भाषा को। ठीक है, तो इनके अनुसार क्यों बच्चे खुद से जो बातें करते हैं वो क्यों करते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, या फिर बच्चे स्वयं से स्वभाव से बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या फिर बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखिए अगर वाइगोत्स्की के बारे में बात करें तो इन्होंने भाषा में 3 भाषाएं बताई थी। एक था इनका सोशल स्पीच, एक था इनर स्पीच और
एक था प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ये 3 स्पीच जो बताए थे उनमें से इन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो अपने कार्यों को दिशा देने के लिए स्वयं से बातें करते हैं। आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे खुद से बातें कर लेते हैं ना, कि मेरा खिलौना टूट गया, अब इसको सही कैसे करूं वगैरह वगैरह। तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा वाइगोत्स्की के नैतिक यहाँ कोहेलबर्ग रहेगा। ठीक है, कोहेलबर्ग के नैतिक स्तर के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? कोहेलबर्ग ने सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इनमें इन्होंने 3 स्तर बताए थे और उसके जो है 2-2 प्रकार बताए थे, यानी कि उपभेद बताए थे। तो यहाँ 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं, उपभेद बताए हैं। तो अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि आप ये काम मेरे लिए कर दीजिए और मैं आपके लिए कर दूंगा, तो वो क्या बोलना चाहता है, वो किस नैतिक स्तर के किस अवस्था के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, इसके बारे में आएगा। सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या फिर दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। यानी कि एक बच्चा है, अगर वो आपसे बोल रहा है कि आप ये मेरे लिए कर दो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। जैसे छोटे बच्चे अक्सर क्लास में आपने देखा होगा कि आज तुम मेरे साथ टिफिन शेयर कर लो, कल मैं तुम्हारे साथ कर लूंगा। ठीक है, तो ये एक सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण के अंतर्गत बच्चा आता है। और अगर कोहेलबर्ग के अनुसार देखें तो ये कोहेलबर्ग की दूसरी अवस्था मानी गई है, यानी कि टिट फॉर टैट। यहाँ जैसे को तैसा, अगर आप मेरे साथ ये करेंगे तो कल को मैं आपके साथ ये कर दूंगा। सहायक उद्देश्य। तो 18 नंबर का देखिए क्वेश्चन है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया है? यानी कि जीन पियाजे ने सबसे ज्यादा कम जो है किसको इंपॉर्टेंस दी है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे द्वारा सक्रिय रचना। देखिए, सक्रिय रचना, नन्हा वैज्ञानिक, ये तो पियाजे ने साफ साफ कहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आनुवंशिकता के बारे में भी पियाजे ने बात करी है, यानी कि इन्होंने नेचर और नर्चर दोनों के बारे में बात करी। सामाजिक संपर्क के बारे में भी पियाजे ने बोला है। लेकिन अहम केंद्रित भाषा को पियाजे ने सबसे कम आंका है। तो फोर्थ नंबर जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसी अहम केंद्रित भाषा को वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच माना है। और वाइगोत्स्की ने इसी अहम केंद्रित यानी कि प्राइवेट स्पीच को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, लेकिन पियाजे ने इसको बहुत कम आंका है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? यानी कि आप एक टीचर हैं और आप जो है ये रैगिंग और इन सब के सख्त विरोधी हैं। ठीक है, और इस विरोध में आप विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समितियां बनवाते हैं। तो आपसे कुछ जो किशोर हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक स्तर पर, पूर्व पारंपरिक स्तर पर, उत्तर पारंपरिक स्तर पर, और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का स्तर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कोहेलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें सिर्फ 3 स्तर हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर और पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशियल लेवल। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का स्तर, ये लेवल में नहीं आता है उनके। ठीक है, तो डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा वैसे भी कट गया। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बातें की जा रही है कि इस एज में जब बच्चे जो है ये जान जाएं कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ गलत है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर किशोरावस्था वाली एज आ जाती है और व्यक्ति जो होता है या बच्चा जो होता है वो दृढ़ विश्वासी हो जाता है, यानी कि जो समाज के अहित के लिए है उसके खिलाफ व्यक्ति जो है वो आवाज उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर पारंपरिक अवस्था यानी कि बच्चा जो है, किशोर जो है वो उत्तर पारंपरिक स्तर पर है, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो विरोध कर रहा है यानी उसको चीजें समझ में आ चुकी हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी रखने के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को रखने के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, तो संगठन, समायोजन, आत्मसातीकरण या फिर साम्य धारण। तो देखिए, किसी भी नई जानकारी
में क्या होता है, जब आप नई जानकारी को जोड़ेंगे, फिट करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब भी एसिमिलेशन क्या है, जब नई इंफॉर्मेशन को अपने संज्ञान में ऐड करते हैं लोग। बच्चा जब होता है, जब अपनी इंफॉर्मेशन में वो नई चीज़ों को ऐड करने लगता है, फिट करने लगता है या फिर जोड़ने लगता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। फिर सिर्फ 2-3 शब्दों को याद रखिएगा, जोड़ना, फिट करना, ऐड करना, अगर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन होता है। तो यहाँ नई जानकारी रखने के रूप में आत्मसातीकरण को जाना जाता है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है, यानी किसकी कौन सी अवस्था में। देखिए, सबसे पहले ये प्याजे की चारों अवस्थाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, यानी कि अमूर्त चिंतन जब बच्चा शुरू करता है तो वो उसकी उस टाइम एज क्या होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे देखिए, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये प्याजे की सबसे आखिरी अवस्था मानी गई है, औपचारिक संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लगती है। ठीक है, यानी कि अमूर्त चिंतन आने लगता है बच्चे में, और बच्चा काफी बड़ा हो जाता है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और समस्या समाधान भी बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन के लिए क्षमता का विकास किसमें होता है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों से इस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, ये बताना है आपको। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो सबसे पहले कट हो गया, क्योंकि दंड के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, दंड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, और बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तो वाइगोत्स्की ने पुरस्कार के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, बल्कि वाइगोत्स्की ने नहीं बल्कि स्किनर ने पुरस्कार के बारे में बात की है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बचा हमारा फोर्थ ऑप्शन, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है, और देखिए, सिर्फ सामाजिक अंतःक्रिया जहां आपको दिखे आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे वाइगोत्स्की जो होंगे वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो वाइगोत्स्की जो है वो समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं बच्चे, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहती। अभी आपने देखा, जब बच्चा नई इंफॉर्मेशन को अपने संज्ञान में ऐड करता है तब क्या होता है, एसिमिलेशन होता था, यानी कि आत्मसातीकरण होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया। अब यहाँ बदलाव होते जा रहा है, बदलाव की प्रक्रिया यानी कि चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा। ठीक है, तो जब हम कहें कि आप जोड़ कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या फिट कर रहे हो, तब क्या होता था, आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन होता था। लेकिन यहाँ पर बदलाव या मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा समायोजन। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, समायोजन यानी कि एकोमोडेशन होगा। क्लियर, अब तो याद रखिएगा, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे किसी चीज़ को या फिट करेंगे अपने संज्ञान में, तो वहाँ आत्मसातीकरण होगा। लेकिन जब हम चेंज करेंगे यानी कि बदलाव करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वहाँ पे समायोजन हो जाएगा यानी कि एकोमोडेशन होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है। देखिए, यहाँ पे दोनों में एक, वाइगोत्स्की और प्याजे में दोनों में एक मेजर डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, ये आप पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए,
भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, बिल्कुल यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ने जो भाषा और चिंतन के बारे में यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट्स के बारे में दोनों अलग अलग, प्याजे अलग सोचते थे और वाइगोत्स्की अलग सोचते थे। ठीक है, आते हैं बाद में क्या क्या सोचते थे। सबसे पहले सेकंड ऑप्शन देख लें, व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना। तो देखिए दोनों ने व्यवहारवादी सिद्धांत की आलोचना करी है। बच्चों को पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, बिल्कुल इन दोनों ने पालन पोषण के लिए परिवेश को महत्व दिया है। और ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, प्याजे ने साफ कहा था कि सक्रिय निर्माता होते हैं बच्चे। ठीक है, अब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, भाषा एवं चिंतन यानी कि लैंग्वेज और थॉट के बारे में उनके जो विचार थे वो अलग अलग थे। अब अलग अलग कैसे थे? वाइगोत्स्की कहते थे, देखिए वाइगोत्स्की ने भाषा को यानी कि लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है और विचार बाद में आते हैं। लेकिन इसके ठीक उल्टा प्याजे कहते हैं कि नहीं, पहले बच्चे में थॉट्स बनते हैं और लैंग्वेज उसके बाद आती है। क्लियर? तो यही एक बहुत बड़ी विभिन्नता, बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में, प्याजे और वाइगोत्स्की में। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहेलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? देखिए कोहेलबर्ग जिनने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना भी हुई है। तो इसकी आलोचना क्यों हुई है, यानी कि क्या कारण है जो कोहेलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना हुई है, ये बताना है आपको। तो देखिए इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कोहेलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कोहेलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। सेकंड ऑप्शन है कोहेलबर्ग में नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। थर्ड ऑप्शन है कोहेलबर्ग में पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया गया है। और फोर्थ ऑप्शन है कोहेलबर्ग के बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इन्होंने महिलाओं की बात बिल्कुल भी नहीं की है अपने सिद्धांत में, यानी कि जो भी है वो पुरुषों के ऊपर ही है। जितने भी इन्होंने इंटरव्यू लिए सब पुरुषों को आधार मानकर लिए हैं। और इसके साथ ही इनको जो है कल्चरल बाइज्ड भी बताया जाता है। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को भी इन्होंने महत्व नहीं दिया था। और कोहेलबर्ग में पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में यानी कि महिलाओं को इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया था, जबकि पुरुषों को लेकर सारी बातें कही थी। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? कोहेलबर्ग ने 3 सिद्धांत दिए थे, 3 लेवल दिए थे। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि किसमें नैतिकता नहीं होती है, कौन सा लेवल में नैतिकता नहीं होती है। तो देखिए लेवल 1 की अगर हम बात करें तो ये पहला स्तर है कोहेलबर्ग का, जिसमें जो है एब्सेंस ऑफ मोरालिटी होती है। इसमें जितनी भी उसकी मोरालिटी डिसीजंस होंगे बच्चे के, वो बाह्य कारकों यानी एक्सटर्नल कारकों पर डिपेंड होते हैं। उसकी खुद की कोई उसको नहीं पता है कि नैतिकता क्या होती है और अनैतिकता क्या होती है। ठीक है, वो बाहरी बाह्य कारकों के द्वारा इन सब के बारे में निर्णय लेते रहता है। तो लेवल 1 में उसको इसमें इस स्तर पर नैतिकता की अनुपस्थिति सही अर्थ में सूचित होती है। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, अब यहाँ आपको वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था उसके बारे में बताना है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। सेकेंड है स्वनिर्देशन वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। थर्ड है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या फोर्थ है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आएगा वो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति और भाषा। देखिए अगर वाइगोत्स्की की बात चल रही है तो इन्होंने कल्चर और लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। और वाइगोत्स्की ने अपनी थियरी में इन दोनों को, कल्चर और लैंग्वेज यानी कि संस्कृति, भाषा, इस सब के बारे में बहुत ही
बातें करी हैं और महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। यानी कि अगर कोई आपने वस्तु कोई छिपा दी है और बच्चा क्या करता है, उस वस्तु को ढूंढ निकालता है, ठीक है, तो बच्चे में कौन सा गुण आ गया है, संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता कौन सी प्राप्त कर ली है। समस्या समाधान, योग करना, वस्तु स्थायित्व या साभिप्राय व्यवहार। ठीक है, आपको बताना है कि बच्चे में क्या ऐसा हो गया है कि बच्चा जो है छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट, वस्तु स्थायित्व। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का जब गुण आ जाता है बच्चे में तो वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है, और ये प्याजे के पहली अवस्था में होता है, जिसको हम संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था या सेंसरी मोटर एज बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक, जैविक, भाषाई और सांस्कृतिक। अभी हमने बात करी 3 के बारे में। वाइगोत्स्की का नाम जहां भी आए, सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक, ये तीनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जैविक की अगर हम बात करें या बायोलॉजिकल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जैविक बायोलॉजिकल जो है इसकी बात वाइगोत्स्की ने नहीं, जबकि किसने की थी, प्याजे ने की थी। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, इन तीनों को इंपॉर्टेंट माना है किसने, वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि ऐसा कौन सा वो है, विशेषताएं हैं जो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, पारस्परिक शिक्षण या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है, तो देखिए यहाँ वाइगोत्स्की का क्या मानना है कि बच्चा जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करेगा, चीज़ें उतनी ही बेहतर तरीके से वो सीख पाएगा। ठीक है, और वो कैसे होगा, वो तब होगा जब बच्चा पारस्परिक शिक्षण करेगा, यानी अपने पीयर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने समाज के साथ जब बच्चा इंटरेक्ट होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण। क्लियर, ये थे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहेलबर्ग के थियरीज से लिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आज का सेशन, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं आने वाले सीटेट एग्जाम में। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।